Hello everybody, IAS Vashist welcome you all on the platform of G-Centric। प्राइमरी पैरामीटर और सेकेंडरी पैरामीटर हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिस्टम डिपेंडेंट पैरामीटर्स। आगे का जो काफ़ी कुछ पार्ट है वो सिस्टम डिपेंडेंट पैरामीटर्स और उसके क्वेश्चंस पर डिवोटेड रहेगा। ठीक है, सिस्टम डिपेंडेंट पैरामीटर के लिए हमें पहले समझना है ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम क्या होता है। ऐसे कुछ पैरामीटर्स होंगे जो ट्रांसमिशन लाइन के सिस्टम पर डिपेंड करेंगे, उन्हीं को हम बोलेंगे सिस्टम डिपेंडेंट पैरामीटर। तो ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम में क्या होता है, एक तो ट्रांसमिशन लाइन होती है, उस ट्रांसमिशन लाइन को हम यूज ले रहे होते हैं एक सोर्स से एक लोड तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट की फॉर्म में ट्रांसमिट करने के लिए। हमारा जो सोर्स है उसका वो Vs वैल्यू का वोल्टेज सोर्स है मान लो। ठीक है, साइनोसॉइडल है इसलिए मैंने इस तरह से शो किया। इसका कुछ इंटरनल इंपीडेंस भी हो सकता है, तो इसको मैं सोर्स इंपीडेंस बोल रहा हूं। हो सकता है किसी केस में सोर्स इंपीडेंस नहीं गिवन हो तो फिर जीरो लेकर के चलना है हमें। तो ये हमारा सोर्स है और ये हमारा लोड है, दूर है कहीं पर लोड, इसलिए इस सोर्स से उस लोड तक एनर्जी को ट्रांसमिट करने के लिए हमने बीच में कनेक्ट कर दिया इस तरीके से एक ट्रांसमिशन लाइन को। ये जो ट्रांसमिशन लाइन का ये तो शो करने के लिए कहा है मैंने, बीच में इस तरह से ट्रांसमिशन लाइन है। ये जो ट्रांसमिशन लाइन हमने यूज में लिया, ये ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ जो है वो है L। फिजिकल लेंथ बोलोगे ना आप इसको, इलेक्ट्रिकल पाथ लेंथ तो क्या होती थी भूल गए, याद आ रहा है, बीटा L। ये फिजिकल लेंथ है। अच्छा, ये जो ट्रांसमिशन लाइन यूज में ले रहे हैं, हो सकता है 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन हो सकता है कोएक्सियल केबल हो सकता है माइक्रोस्ट्रिप लाइन है। हमारी कैसी एप्लीकेशन है उस पर डिपेंड करेगा। बट जो भी ये ट्रांसमिशन लाइन है इसका कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस Z0 है। हो सकता है ये लॉसलेस है, डिस्टोर्शनलेस हो, तो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस प्योर रियल होगा, नहीं तो जनरल बात करें तो कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू के साथ होगा। ठीक है, अच्छा, ये Z0 यहां पर होगा या हर जगह पर सेम होगा? याद आ रहा है ना, ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस होता है वो सेम होता है, किसी भी पोजीशन पर चले जाओ तो ये पूरी ट्रांसमिशन लाइन के लिए सेम कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है हमारे लोड तक पहुंचाने के लिए हम एक टाइप की ट्रांसमिशन लाइन और फिर दूसरी टाइप की ट्रांसमिशन लाइन यूज में ले रहे हो, दो अलग अलग ले रहे हो। एक का कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस कुछ अलग हो सकता है Z01, दूसरे का कुछ अलग हो सकता है Z02, और फिर हम लोड तक लेके जा रहे हैं सोर्स से। लेकिन हाल फिलहाल में हम एक ही जो है उसके हिसाब से समझ रहे हैं बात। जब ऐसे मल्टीपल कनेक्शंस एक के आगे एक या ऐसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, वो सब चीजें बाद में देखेंगे हम। ठीक है, तो ये होता है हमारा सिस्टम। अब कुछ पैरामीटर्स होंगे जो इस सिस्टम पर डिपेंड करेंगे। सिस्टम पर डिपेंड करने का मतलब क्या है, हमारे इस सिस्टम में क्या क्या चीजें हमारे सिस्टम में है। सिस्टम में जो लोड है जिस पर हमें सिग्नल ट्रांसमिट करना है, ये लोड अलग अलग वैल्यू का वेरी कर रहा हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज हमारे सिस्टम में क्या है, यहाँ पे हमारे सिस्टम में ट्रांसमिशन लाइन है जिसका कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस कुछ है Z0, अलग अलग हो सकता है, ये भी वेरी कर रहा हो सकता है। अच्छा, तीसरी चीज क्या है, हमारी ट्रांसमिशन लाइन कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस Z0, चलो हम बता देते हैं कुछ। लेंथ भी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हमारे लोड और इसके बीच में जो ट्रांसमिशन लाइन लगा रहे हैं हो सकता है 10 मीटर की, हो सकता है 12 मीटर की, हो सकता है 50 मीटर की हो, तो लेंथ वेरी कर सकती है। तीसरी चीज क्या वेरी कर सकती है, ये सोर्स। तो ये सिस्टम का पार्ट नहीं होगा एक्चुअल में लोड तक हमें ये ट्रांसमिट करना है ना, ये हम अपनी तरफ से डिजाइन करेंगे कि हमारा लोड क्या है, ये सोर्स पहले से होगा, इस सोर्स से लेकर के जाना है हमें। तो अलग अलग सिस्टम के लिए ये चीज वेरी नहीं होगी। हमारा सिस्टम जो होगा वो ये वाला पार्ट होगा जो वेरिएशन होगा। इसके वेरिएशंस के साथ कुछ पैरामीटर्स वेरी करेंगे। किस किस पर डिपेंड कर रहे होंगे वो, या तो लोड पे या Z0 पे या लेंथ पर, इन पर डिपेंड कर रहे हैं, मतलब सिस्टम पर डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए उन पैरामीटर्स को हम बोलेंगे सिस्टम डिपेंडेंट पैरामीटर्स। इससे पहले हमने जो पैरामीटर्स डिस्कस किए हैं R, L, G एंड C, ये प्राइमरी पैरामीटर्स होते थे। ये इस पर थोड़ी डिपेंड करते थे कि कौन से लोड से लगाना है या कितने लेंथ की ट्रांसमिशन लाइन लेनी है, या मतलब ये तो हमारी इस ट्रांसमिशन लाइन पर डिपेंड करते थे बस केवल कि इसकी डायमेंशन क्या है, सब क्या है, ये प्राइमरी पैरामीटर्स थे। उसके बाद Z0, गामा और फेज वेलोसिटी, ये इन पर डिपेंड करते थे प्राइमरी पैरामीटर्स पर, ये सेकेंडरी पैरामीटर्स है। इसके अलावा जो सिस्टम डिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट इज Zin, इनपुट इंपीडेंस, अभी हम समझेंगे इसका मतलब। इसके अलावा एक होता है रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट, अभी हम समझेंगे इसका मतलब। एक होता है VSWR, स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी लेक्चर्स में आगे हम समझेंगे इनको। तो चलिए हम सबसे पहले, अभी कुछ नहीं पता, चलिए और भी कुछ हो सकते हैं, अभी हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट सिस्टम डिपेंडेंट पैरामीटर इनपुट इंपीडेंस Z। चलिए पहला सिस्टम डिपेंडेंट पैरामीटर आप लिखेंगे इनपुट इंपीडेंस।
ये कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस नहीं है, ये कुछ अलग है, इनपुट इम्पिडेंस। इनपुट का मतलब क्या है, हमारे यहाँ सोर्स जो है इससे इस सिस्टम पे इनपुट अप्लाई कर रहे हैं आप यहाँ पर। आप एक तरीके से ये मान के चलें ये जेड डायरेक्शन में हमारा प्रोपेगेशन हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जा रही है, ये जेड इक्वल टू 0 पर है और ये जेड इक्वल टू एल पर, क्योंकि लेंथ एल लिया ना मैंने, एल पर जाकर के लोड आ गया है। ठीक है, इनपुट इम्पिडेंस का मतलब क्या है, इसका जैसे कभी ऐसा होता है ना, कोई सर्किट होता है, ये सर्किट है मैं से, यहां पर जो इम्पिडेंस होता है वो इन सब का इफेक्टिव होता है ना, यहां वो इनपुट इम्पिडेंस होता है, इक्विवेलेंट इम्पिडेंस, इनपुट इम्पिडेंस। ठीक है, ऐसा ही कुछ यहां पर है, ये जो इनपुट टर्मिनल है, इसके इनपुट जो ये नोड है, इसके दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट इम्पिडेंस आएगा दैट विल बी इनपुट इम्पिडेंस। ट्रांसमिशन लाइन में अलग अलग जगह पर इम्पिडेंस जो होता था वो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस होता था ट्रांसमिशन लाइन का, वो जेडएल किस लोड पे जा रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता था, ये नहीं है, यही था केवल। अब लोड कुछ हो जाए, लेंथ कुछ हो जाए, उसके अकॉर्डिंग इनपुट इम्पिडेंस डिफरेंट डिफरेंट होगा, वही हमें समझना है। अगर इम्पिडेंस की बात आ गई तो वोल्टेज और करंट का रेशियो, इस जगह पर जो वोल्टेज आएगा और जो करंट आएगा उसका जो रेशियो होगा दैट विल बी इस जगह पर इनपुट इम्पिडेंस, जो कि इनपुट इम्पिडेंस हो जाएगा। चलिए, तो वोल्टेज आपको याद आ रहा है कुछ, वोल्टेज क्या होता था, मतलब मैं इनपुट इम्पिडेंस के लिए अभी ये समझ चुका हूं कि इनपुट इम्पिडेंस होगा वोल्टेज की वैल्यू और करंट की वैल्यू का रेशियो, और वोल्टेज कहां पर, एट 0, जेड इक्वल टू 0 पर बात करो ना इनपुट का मतलब, और करंट कहां पर, एट 0। तो हमें वोल्टेज और करंट एट 0 देखने से पहले वोल्टेज एट एनी जेड क्या होता है याद आ भी रहा है कि नहीं याद आ रहा, बिल्कुल याद आ रहा होगा। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी उसको सॉल्व किया था, जिसको हम बोलते थे प्रोपेगेशन इक्वेशंस ऑफ वेव प्रोपेगेशन इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज बन के आती थी, और ये वीजेड क्या बन के आई थी, याद आ रहा होगा आपको। दो पार्ट बनते थे, एक ई रेज़ टू पावर माइनस गामा जेड के साथ, जिसको हम इंसिडेंट वेव बोलते थे, इसके कोफिशिएंट को वी नॉट प्लस बोल रहे थे, और एक ई रेज़ टू पावर प्लस गामा जेड जो कि रिफ्लेक्टेड पार्ट होता था, ये वी नॉट माइनस होता था, बिल्कुल याद है। ठीक है, अच्छा, और करंट एट एनी जेड जो एक्सप्रेशन बनता था वो करंट की इक्वेशन सेम सॉल्व करते थे, तो ई रेज़ टू पावर माइनस गामा जेड के साथ और एक ई रेज़ टू पावर प्लस गामा जेड के साथ वही इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड वेव्स आ जाती थी। अच्छा, फिर एक चीज ये भी याद आ रही होगी आपको, जो जेड नॉट कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस होता है, भाई कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस वोल्टेज और करंट का रेशियो होता है, बट कौन सी, केवल या तो फॉरवर्ड वाली वोल्टेज या फॉरवर्ड वाली वोल्टेज और फॉरवर्ड वाली करंट का रेशियो, या रिवर्स वाली वोल्टेज और रिवर्स वाली करंट का रेशियो। लेकिन अगर इस इंपेडेंस की बात करोगे, टोटल वोल्टेज का रेशियो है एट जेड इक्वल टू 0 और टोटल करंट का रेशियो एट जेड इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर जेड नॉट आपको याद आ रहा होगा, या तो इंसिडेंट वाले वोल्टेज और करंट का रेशियो होता था, ऐसे आता था ना, या रिफ्लेक्टेड वोल्टेज और करंट का रेशियो होता था, बट ये रेशियो नेगेटिव आता था, मैंने रटाया था, अभी भी मैं रीजन नहीं बता रहा हूँ, इस चैप्टर में मैं रीजन बताऊंगा ही नहीं, फालतू आपके माइंड पे लोड नहीं डालूंगा क्योंकि समझ में नहीं आने वाला। अभी अगर मैं बताने लग जाऊं तो हम वेव प्रोपेगेशन में ये रीजन डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, अगर यहां से मैं समझूं तो आई नॉट प्लस की जगह बोल सकता हूं मैं आई नॉट प्लस इक्वल टू, यहां से अगर कहें तो आई नॉट प्लस इक्वल टू वी नॉट प्लस बाई जेड नॉट, और यहां से मैं आई नॉट माइनस बोल सकता हूं वी नॉट माइनस बाई जेड नॉट विद नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा ना, रिप्लेस कर दे रहे हैं हम यहाँ पर, ये इक्वेशन थोड़ा चेंज हो जाएगी, आई एट एनी जेड विल बी इक्वल टू आई नॉट प्लस की जगह हो गया वी नॉट प्लस बाय जेड नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस गामा जेड, और आई नॉट माइनस की जगह हो गया माइनस ऑफ वी नॉट माइनस बाय जेड नॉट ई रेज़ टू पावर गामा जेड। चलिए, ये दोनों इक्वेशंस वोल्टेज और करंट के आ गए एट एनी पॉइंट, लेकिन हमें कहाँ पर चाहिए, 0 पर, तो आप जेड इक्वल टू 0 पुट कर दो, क्या मिल गया, जेड इन मिल गया, जेड इन इनपुट इम्पिडेंस क्या आ गया, एट 0 वोल्टेज बनेगा वी नॉट प्लस ई रेज़ टू पावर 0, ई रेज़ टू पावर 0 इज 1 प्लस वी नॉट माइनस ई रेज़ टू पावर 0 डिवाइड बाय वी नॉट प्लस ई रेज़ टू पावर 0 माइनस, ये प्लस ऊपर में माइनस वी नॉट माइनस ई रेज़ टू पावर 0 डिवाइड में जेड नॉट दोनों में ना, उसको मैं एलसीएम बाहर निकाल के मल्टीप्लाई में भेज सकता हूँ क्या नहीं भेज सकता, बिल्कुल भेज सकता हूँ, तो मैंने जेड नॉट ऐसा कर दिया। अब ये इनपुट इम्पेडेंस आ गया, लेकिन वी नॉट प्लस और वी नॉट माइनस तो जो कोफिशिएंट्स थे वो तो अननोन है, अभी वो कैलकुलेट किए बिना हम नहीं कह सकते कि इनपुट इम्पेडेंस आ गया, ये वी नॉट प्लस और वी नॉट माइनस भी कैलकुलेट करने चाहिए अभी हमें। चलिए, वी नॉट प्लस और वी नॉट माइनस क्या होते थे ये तो याद आ रहा है आपको, मैं वापस से याद दिला रहा हूं। हम बोलते थे कि ट्रांसमिशन लाइन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर हम इंसिडेंट करें तो सोर्स से 10 वोल्ट निकली, मान लो सोर्स से कितने निकले,
10 वोल्ट निकली मान लो, तो धीरे धीरे आगे बढ़ने पर क्योंकि लॉसेज होते हैं इसलिए 10 वोल्ट से कम होते होते हो सकता है लोड तक जाते जाते 8 वोल्ट रह जाए। उसके बाद लोड हो सकता है कि पूरी 8 वोल्ट को एब्जॉर्ब कर ले, पूरा के पूरा जो भी मिले उसको एब्जॉर्ब कर ले, फिर तो कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि 8 वोल्ट में से काफ़ी कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाए लेकिन थोड़ा वाला पार्ट रिफ्लेक्ट हो। तो मान लो इस 8 वोल्ट में से काफ़ी पार्ट एब्जॉर्ब हो लिया और 3 वोल्ट वापस से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये 3 वोल्ट जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी ये इधर आकर के लॉस हो रही होगी धीरे धीरे, तो ये भी धीरे धीरे इस तरह से लॉस होकर के कुछ मान लो 1 वोल्ट आ रही है था। मैं मान के चल रहा हूँ इतने डिस्टेंस को चाहे इस डायरेक्शन में ट्रेवल करें इस डायरेक्शन में करें सेम ही तो लॉस होगा, तो 2 वोल्ट का लॉस हो रहा है ऐसा मान के चल रहा हूँ मैं। ठीक, अच्छा अब ये जो होता है ये इंसिडेंट वेव का z इक्वल टू 0 पर वैल्यू है 10 वोल्ट। इंसिडेंट वेव ये वाला पार्ट होता था, इसकी z इक्वल टू 0 पर जो वैल्यू है वो यही तो है ना, e रेज़ टू पावर 0 करेंगे v0 प्लस, मीन्स ये v0 प्लस है, यहाँ पर v0 प्लस क्या है 10 है। और ये जो होता था v0 माइनस ये होता था रिफ्लेक्टेड वाले वेव की वैल्यू एट z इक्वल टू 0। z इक्वल टू 0 यहाँ नहीं है, z इक्वल टू 0 तो यहाँ पे है, तो z इक्वल टू 0 पर जो रिफ्लेक्टेड वाले की वैल्यू है वो है 1। एग्जाम्पल से मैंने बताया आपको, तो ये होते हैं v0 प्लस और v0 माइनस, इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव के z इक्वल टू 0 पर वैल्यू। अब एक एग्जाम्पल मैं यहाँ इसको छोड़ करके यहाँ ध्यान से समझता हूँ, सुनिएगा एक बार। मान लो ये ट्रांसमिशन लाइन सोर्स से लोड तक जो पहुंचा रही थी इसकी लेंथ है 10 मीटर, 10 वोल्ट यहाँ से धीरे धीरे आकर के हुआ 8 वोल्ट, 10 वोल्ट स्टार्ट हुआ मीन्स v0 प्लस इस 10 वोल्ट पकड़ के रख लिया आपने 10 वोल्ट, यहाँ पे हुआ 8 वोल्ट, 8 वोल्ट में से कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो गया, मान लो 5 वोल्ट बचा हुआ रिफ्लेक्ट हुआ, 5 रिफ्लेक्ट हुआ, 5 में से यहाँ पे पहुंचा 3 वोल्ट, तो v0 माइनस 3 हुआ पकड़ा आपने। अगर ये 10 मीटर के बजाय 20 मीटर हो जाए, 10 वोल्ट मतलब v0 प्लस तो 10 वोल्ट है, आगे जाएगा, आगे जाने के बाद ये 10 मीटर तक जा रहा था तो 5 वोल्ट रह रहा था, 20 मीटर 8 वोल्ट रह रहा था, 20 मीटर जाएगा तो 8 थोड़ी रहेगा कम रहेगा, मान लो 6 वोल्ट रह गया। 8 में से रिफ्लेक्ट हो रहा था 5 वोल्ट, 6 में से 5 नहीं, 6 में से कुछ कम रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, मान लो 3 वोल्ट रिफ्लेक्ट हुआ। 5 में से यहाँ पहुंच के 3 वोल्ट हुआ था, लेकिन 3 में से पहुंच के 3 तो नहीं हो सकता, 3 में से होकर के हो सकता है 0.5 रह जाए, v0 माइनस कुछ और हो जाएगा। समझ में आ रही बात है? तो फॉरवर्ड अब एक चीज मैं आगे की पिक्चर और बता ही नहीं रहा आपको, आगे की पिक्चर क्या है, जो यहाँ पहुंच के 1 वोल्ट बना, उस 1 वोल्ट को ये लोड है उसके लिए, यहाँ से जो आ रही होगी वेव उसके लिए इम्पीडेंस लोड है, तो ये एब्जॉर्ब करेगा। अब ये भी पूरा के पूरा एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं है, 1 वोल्ट में से हो सकता है कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर ले, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाए। जो अब इससे रिफ्लेक्ट होगा वो फॉरवर्ड ट्रेवलिंग ही होगा ना, वो फॉरवर्ड ट्रेवलिंग होगा चाहे उसकी थोड़ी सी वैल्यू 0.5 वोल्ट हो, मींस फॉरवर्ड ट्रेवलिंग जो एक्चुअल में सोर्स से निकला था वो 10 वोल्ट था और कुछ और निकल रहा है 0.5, तो ऐड होकर के रिजल्ट z इक्वल टू 0 पर फॉरवर्ड ट्रेवलिंग में 10 प्लस 0.5 10.5 होगा। मेरी बात मान रहे हैं ना? ये 20 मीटर की डिस्टेंस के लिए हुआ, अगर ये 10 मीटर की डिस्टेंस होती तो यहाँ पे 1 वोल्ट नहीं बल्कि कितना रहा होता, ये एग्जांपल नहीं था हमने, तो दूसरा एग्जांपल लिया था। सीधी सी बात समझ, अगर ये डिस्टेंस कम ज्यादा होगी तो यहाँ पर जो पहुंचेगा वो भी तो कम ज्यादा होगा, वो कम ज्यादा होगा तो उसका एब्जॉर्ब होकर के जो आगे बढ़ेगा वो भी तो कम ज्यादा होगा, तो इसके साथ ऐड होने वाली क्वांटिटी भी आगे कम ज्यादा होगी। अब ये थोड़ी सी आपके ऊपर से जारी हो सकती है बात, आगे हम ट्रांजिएंट एनालिसिस डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन लाइन में, तो इसी को डेप्थ में और समझेंगे। फिर भी एक बार मैं वापस से बता रहा हूं, देखना इस डिस्टेंस के कम ज्यादा होने पर कितना पार्ट यहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है वो चेंज होगा, क्योंकि कुछ एब्जॉर्ब होता है ना, तो 3 वोल्ट की बजाय यहां थोड़ा ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा होगा तो यहां जो पहुंचेगा वो भी कुछ ज्यादा होगा, अगर ये ज्यादा होगा तो इसमें से एब्जॉर्ब होकर वापस से जो रिफ्लेक्ट होगा वो ज्यादा होगा, जो वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है वो फॉरवर्ड ट्रेवलिंग में ही है, तो फॉरवर्ड ट्रेवलिंग में 10 के साथ ऐड होने वाली क्वांटिटी चेंज हो रही होगी, तो आप कह सकते हैं लेंथ के कम ज्यादा होने के साथ 10 के साथ जो ऐड हो रही है क्वांटिटी वो कम ज्यादा हो रही है। ओवरऑल v0 प्लस, अभी तक तो मैं केवल एक चक्कर की बात कर रहा था, v0 प्लस ऐड होकर आ रहा है ना, v0 प्लस कुछ चेंज हो रहा होगा, लेंथ के साथ v0 प्लस चेंज होता है। ऐसे ही v0 माइनस मान लो यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पहुंचा है, अगर ये ज्यादा लेंथ है तब तो 3 वोल्ट रिफ्लेक्ट हुआ कम पहुंचा, कम लेंथ है तो 3 वोल्ट की हो सकता है 5 वोल्ट रिफ्लेक्ट हो, तो यहाँ ज्यादा पहुंचे तो v0 माइनस ज्यादा होगा। ठीक है, तो v0 माइनस भी लेंथ पर डिपेंड कर रहा होगा। आप नोट लिख सकते हैं यहाँ तक डेरिवेशन लिखने के साथ कि ये v0 प्लस और v0 माइनस अननोन है हमारे पास, ये अननोन v0 प्लस एंड v0 माइनस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ सिस्टम, ऑन लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ये नोट लिख सकते हैं आप। अब ये लेंथ पर डिपेंडेंट है तो इनकी वैल्यूज लेंथ से रिलेटेड आएगी क्या, अगर वो कैलकुलेट करके हम यहाँ पुट कर दें तो हमारा हेडक खत्म हो जाएगा।
चलिए इनको कैलकुलेट करते हैं, वी नॉट प्लस और वी नॉट माइनस को लेंथ से कैसे रिलेटेड होंगे। इसको समझने के लिए मैं वोल्टेज एट एल बोल रहा हूँ। एल का मतलब होगा लोड पर, लोड पर मतलब जेड इक्वल टू एल पर जाके, जहां मैं वी एल लिख रहा हूं इसका मतलब क्या है, एट लोड है। ये वी जीरो कहीं पर लिख रहे हैं हम, तो एट यहां पर वी एट जीरो था, मतलब जेड इक्वल टू जीरो पर, वी एट एल ऐसे करके लिख दो या वी एल ऐसे करके लिख दो, मैं जनरल अभी वी एल ऐसे लिख रहा हूं, तो ये एट लोड है। तो एट लोड का मतलब क्या होगा, जो एक्सप्रेशन जनरल है उसमें जेड इक्वल टू एल पुट कर दो, है ना, ऐसे होगा। तो हो जाएगा वी नॉट प्लस ई रेज टू पावर माइनस गामा एल प्लस वी नॉट माइनस ई रेज टू पावर गामा एल। ऐसे आई एट एल बात करूं मैं, आई एट एल कहूं तो इसमें जेड इक्वल टू एल पुट कर दो, तो हो जाएगा वी नॉट प्लस बाई जेड नॉट ई रेज टू पावर माइनस गामा एल प्लस वी नॉट, सॉरी माइनस था ये, माइनस वी नॉट माइनस बाई जेड नॉट ई रेज टू पावर प्लस गामा एल। चलिए पुट कर दिया हमने ये। अब इसके बाद मैं वी एल और जेड एल का रेशियो कैलकुलेट करूं, देखिएगा वी एल और जेड एल का रेशियो यहां कैलकुलेट करता हूं मैं, ये समझ में आएगा होगा आपको। V एट एल एंड Z एट एल, सॉरी I एट एल कहूं मैं, तो वोल्टेज और करंट का रेशियो तो इंपीडेंस होता है ना। ये कौन से वोल्टेज और करंट है, ये वोल्टेज और करंट है Z इक्वल टू एल पर, लोड पर। लोड पर वोल्टेज और करंट का रेशियो होगा इन नॉन टर्मिनल के अक्रॉस जो इंपीडेंस है, और इनके अक्रॉस इंपीडेंस तो लोड इंपीडेंस है ना, इसलिए आप कह सकते हो ये लोड जो भी हम लगा रहे हैं उसके इंपीडेंस के इक्वल भी होगा, जो भी आएगी वैल्यू वो लोड के इंपीडेंस के इक्वल होगी, ठीक है। तो यहां से अगर कैलकुलेट करने तो ये वैल्यू बन लिया वी नॉट प्लस ई रेज टू पावर माइनस गामा एल प्लस वी नॉट माइनस ई रेज टू पावर गामा एल डिवाइड बाय वी नॉट प्लस ई रेज टू पावर माइनस गामा एल माइनस वी नॉट माइनस ई रेज टू पावर गामा एल डिवाइड में जेड नॉट जो आ रहा था उसको मैं ऊपर ले गया। ये रिलेशनशिप ऐसा बन करके आया। अगर ये बन के आया तो ध्यान से देखना है एक बार। मैं यहां से वी नॉट प्लस कैलकुलेट करना चाहूंगा, एक मिनट, यहां से मैं ये चीज, ये वी एल जेड एल था, एक बार इसको वापस से रिकैप करेगा, वापस से करेंगे, थोड़ी सी मैं गलत डायरेक्शन में चला गया। अभी मेरे को अगर वी नॉट प्लस और वी नॉट माइनस कैलकुलेट करना है तो ये जो जेड नॉट आ रहा है डिवाइड में, इसको मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। यहाँ पर दो इक्वेशंस बन गई, जैसे दो इक्वेशंस होती है ना x और y की फॉर्म में, 2x प्लस 3y इक्वल टू कुछ 7, x माइनस 2y इक्वल टू 10। आप x और y कैलकुलेट कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशन से, एक से दूसरे में सब्स्टिट्यूट करके या कुछ मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके, वही चीज यहाँ पर है। यहाँ पर ये दो इक्वेशन बन गया है वी नॉट प्लस और वी नॉट माइनस में, जैसे x और y होता था, इन दोनों इक्वेशन से अब वी नॉट प्लस और वी नॉट माइनस कैलकुलेट करना है। जेड एल वैल्यू की तरफ नहीं जाना, मैं गलत डायरेक्शन में चला गया। ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा, ये वी नॉट प्लस और वी नॉट माइनस कैलकुलेट करना। इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दूं तो वी नॉट माइनस डिसाइफर हो जाएगा, वी नॉट प्लस की फॉर्म में आ जाएगी। दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो वी एल प्लस जेड नॉट आई एल आएगा, ठीक है। इधर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ वी नॉट प्लस ई रेज टू पावर माइनस गामा एल, मीन्स ट्वाइस ऑफ वी नॉट प्लस ई रेज टू पावर माइनस गामा एल इक्वल टू वी एल प्लस जेड नॉट आई एल। यहां से हम वी नॉट प्लस कह सकते हैं वी एल प्लस जेड नॉट आई एल डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ ई रेज टू पावर माइनस गामा एल। ऐसे ही अगर फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव होके ऐड हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ वी नॉट माइनस आ जाएगा, तो वहां से डायरेक्ट मैं कह सकता हूं वी नॉट माइनस आ जाएगा, माइनस कर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना आप, तो वी एल माइनस जेड नॉट आई एल डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ ई रेज टू पावर, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे ई रेज टू पावर माइनस गामा एल आया था, यहाँ पर ई रेज टू पावर प्लस गामा एल आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, ई रेज टू पावर प्लस गामा एल। वी नॉट प्लस और वी नॉट माइनस अगर आ गए तो सब्स्टिट्यूट कर दूं मैं यहाँ पर जेड इन में। जेड इन क्या बनेगा, सॉल्व करें अगर, जेड इन आ जाएगा जेड नॉट, या मैं इस तरफ कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये सारा हम यूज में ले चुके थे, समझ चुके हैं। जेड इन, जेड नॉट तो कोफिशिएंट बाहर था ही, वी नॉट प्लस की वैल्यू आई है वी एल प्लस जेड नॉट आई एल डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ ई रेज टू पावर माइनस गामा एल, प्लस वी नॉट माइनस की वैल्यू आई है वी एल माइनस जेड नॉट आई एल डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ ई रेज टू पावर गामा एल डिवाइड बाई वी नॉट प्लस में से मीन्स वी एल प्लस जेड नॉट आई एल डिवाइड बाई
ट्वाइस ऑफ ई रेज टू पावर माइनस गामा एल में से माइनस करना है वी एल माइनस जेड नॉट आई एल डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ ई रेज टू पावर प्लस गामा एल को। चलिए अब अगर मैं यहां से ऐसा करता हूं, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा अब मैं थोड़ा सा स्पेस क्लीन कर लेता हूं। ये कर चुके हैं हम। चलिए यहीं पे मैंने एक्सपोनेंशियल जो पावर आई थी इसको ऊपर कर दिया, तो पावर पॉजिटिव चेंज, नेगेटिव वाली पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव वाली नेगेटिव हो गई, इन्वर्स करके मैंने इस तरह से लिख दिया। अब ऐसा आने के बाद देखना जेड इन इक्वल टू, मैं ऐसा कर रहा हूं कि आई एल यहां से कॉमन आउट लूं, तो यहां से वी एल बाई आई एल आ जाएगा। वी एल बाई आई एल का मतलब है वोल्टेज एट एल जेड इक्वल टू एल एंड वो आई करंट एट जेड इक्वल टू एल मीन्स यहाँ पर वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होगा इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस इंपेडेंस होगा दैट इज जेड एल। तो ये अगर आई एल कॉमन आउट लोगे तो ये बन जाएगा जेड एल प्लस जेड नॉट बाई टू ई रेज टू पावर गामा एल प्लस ऐसे यहाँ पे जेड एल माइनस जेड नॉट बाई टू ई रेज टू पावर माइनस गामा एल डिवाइड बाय ऐसे ही हो गया जेड एल प्लस जेड एल, है ना, जेड एल प्लस जेड नॉट बाय टू ई रेज टू पावर गामा एल, ये माइनस था, माइनस ये बन जाएगा जेड एल माइनस जेड नॉट बाय टू ई रेज टू पावर माइनस गामा एल। आई एल नीचे से कॉमन आउट लिया है और आई एल ऊपर से कॉमन आउट लिया है, कैंसिल आउट हो गए, बाहर जेड नॉट था, इसको भूलना नहीं है, ये तो है ना, ठीक है। यहां तक अब मैं ऐसा कर रहा हूं जेड एल वाली टर्म अलग और जेड नॉट वाली टर्म अलग कर रहा हूं, तो क्या बनेगा जेड इन इक्वल टू जेड नॉट, यहां से देखना जेड एल वाली टर्म्स क्या होंगी ई रेज टू पावर गामा एल और यहां से ई रेज टू पावर माइनस गामा एल बाई टू ई रेज टू पावर गामा एल प्लस ई रेज टू पावर माइनस गामा एल बाई टू। ऐसे जेड नॉट वाली टर्म होगी ई रेज टू पावर गामा एल बाई टू और यहाँ माइनस ई रेज टू पावर माइनस गामा एल बाई टू, तो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर गामा एल माइनस ई रेज टू पावर माइनस गामा एल बाई टू, ये जेड नॉट के साथ हो जाएगा। डिनोमिनेटर में ऐसे ही जेड एल वाली टर्म देखें तो जेड एल ई रेज टू पावर गामा एल माइनस आएगा यहाँ पे ई रेज टू पावर माइनस गामा एल बाई टू प्लस जेड नॉट ई रेज टू पावर गामा एल माइनस माइनस प्लस ई रेज टू पावर माइनस गामा एल बाई टू। क्लियर बात? अच्छा अब आपको शायद थोड़ा सा याद आ रहा हो ई रेज टू पावर जे थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, है ना, और इसी से हम ऐसे बोल देते हैं फिर, और ई रेज टू पावर माइनस जे थीटा होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो यहाँ से कॉस थीटा याद आ रहा होगा आपको, ई रेज टू पावर जे थीटा प्लस ई रेज टू पावर माइनस जे थीटा बाई टू होता था। और अगर ऐसे ही साइन थीटा कहें तो साइन थीटा होता था ई रेज टू पावर जे थीटा माइनस ई रेज टू पावर माइनस जे थीटा बाई टू। लेकिन अगर जे ना हो बल्कि ई रेज टू पावर थीटा प्लस ई रेज टू पावर माइनस थीटा बाई टू हो, जे ना हो, तो फिर ये होता है कॉस हाइपरबोलिक थीटा। सिंपल कॉस थीटा हो तो जे के साथ होगा, और कॉस हाइपरबोलिक थीटा हो तो सिंपल एक्सपोनेंशियल होंगे, जे के साथ नहीं होंगे। ऐसे ही साइन हाइपरबोलिक थीटा जो होता है वो जैसे ये नेगेटिव साइन आ जाता था, ऐसे ही ई रेज टू पावर थीटा माइनस ई रेज टू पावर माइनस थीटा, यहाँ पर जे और होता था, सॉरी डिवाइड में यहाँ जे नहीं होगा, इधर जे नहीं है इधर भी जे नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। क्या अभी हम देखें तो हमारे कुछ टर्म जे के साथ है या ऐसे वाले सिंपल की फॉर्म में, ऐसे सिंपल फॉर्म में तो हाइपरबोलिक की फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। ध्यान से देखना ये ई रेज टू पावर थीटा प्लस ई रेज टू पावर माइनस थीटा बाई टू है ना, मीन्स ये कॉस हाइपरबोलिक थीटा हो जाएगा। ई रेज टू पावर थीटा माइनस ई रेज टू पावर माइनस थीटा बाई टू साइन हाइपरबोलिक थीटा हो जाएगा। ये दोनों साइन हाइपरबोलिक थीटा और ये कॉस हाइपरबोलिक थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए कर देते हैं, याद दिला दिया मैंने, याद आ गया होगा ना, माइंड में रखना है आपको, यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है। तो देखना ये हुआ जेड इन इक्वल टू जेड नॉट, जेड एल क्या बना था कॉस हाइपरबोलिक गामा एल प्लस जेड नॉट, ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक गामा एल डिवाइड बाय ये साइन हाइपरबोलिक गामा एल है जेड एल साइन हाइपरबोलिक गामा एल प्लस जेड नॉट कॉस हाइपरबोलिक गामा एल। अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं, कॉस हाइपरबोलिक गामा एल ऊपर से भी कॉमन आउट ले रहा हूँ, कॉस हाइपरबोलिक गामा एल नीचे डिनोमिनेटर से भी कॉमन आउट लेके कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो जेड इन क्या हो जाएगा, जेड इन हो जाएगा जेड नॉट जेड एल कॉस हाइपरबोलिक गामा एल तो कॉमन आउट हो गया, जेड नॉट साइन बाई कॉस टेन हाइपरबोलिक गामा एल डिवाइड बाय जेड एल साइन बाई कॉस टेन हाइपरबोलिक गामा एल, इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ टेन वाली चीज को, जेड एल टेन
हाइपरबोलिक गामा एल, और ये रह गया जेड नॉट। ये कैरेक्टरिस्टिक इनपुट इम्पिडेंस का जनरल फॉर्मूला बनकर के आ गया, रिलेशनशिप। अगर इसको हम ध्यान दें तो ये देखना, हमारे सिस्टम में जो लोड लगा हुआ है उसके इम्पिडेंस पे डिपेंड कर रहा है, ट्रांसमिशन लाइन की कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। हाइपरबोलिक गामा एल, टेन हाइपरबोलिक गामा एल में एल के हिसाब से ये चीज़ चेंज होगी तो वैल्यू चेंज आएगी ना, तो इस पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं सिस्टम डिपेंडेंट पैरामीटर है। अब इसमें एक स्पेशल केस है, अगर जो ट्रांसमिशन लाइन है, इफ ट्रांसमिशन लाइन इज लॉसलेस, अगर लॉसलेस हो। अच्छा, गामा जो होता है वो अल्फा प्लस जे बीटा होता है ना, लॉसलेस होने के केस में अल्फा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आप गामा की जगह जे बीटा पुट कर देंगे। अब देखिए, ये आपको पता होगा, आप मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपने टॉपिक पढ़ा होगा, उसमें समझा भी होगा कि ऐसा क्यों होता है। मैं आपको याद दिला देता हूँ, कॉस हाइपरबोलिक जे थीटा जो होता है दैट इज कॉस थीटा, साइन हाइपरबोलिक जे थीटा इज साइन थीटा बट विद जे। याद आ रहा होगा ना, ये यूज में लिया होगा कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में, ये रीजन भी समझा होगा। अगर यहीं से मैं टेन हाइपरबोलिक जे थीटा कहूँ तो टेन हाइपरबोलिक जे थीटा क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक जे थीटा डिवाइड बाय कॉस हाइपरबोलिक जे थीटा, साइन हाइपरबोलिक जे थीटा में जे साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस हाइपरबोलिक जे थीटा में कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा, साथ में जे आ जाएगा, जे टेन थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे गामा की जगह जे बीटा पुट करता हूँ तो टेन हाइपरबोलिक जे बीटा एल आएगा, उसमें से आप टेन हाइपरबोलिक जे बीटा एल की जे ऑफ टेन बीटा एल कह सकते हो ना, इसलिए ये इनपुट इम्पिडेंस से बन के आ जाएगा जेड इन इक्वल टू जेड नॉट जेड एल प्लस जेड नॉट टेन हाइपरबोलिक जे बीटा एल इक्वल टू जाएगा जे ऑफ टेन बीटा एल डिवाइड बाय जेड नॉट प्लस जेड एल, ये है टेन हाइपरबोलिक जे बीटा एल हो जाएगा जे ऑफ टेन बीटा एल। ये आ गया इनपुट इम्पिडेंस लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब प्रॉब्लम्स होंगी, क्वेश्चंस होंगे, उनमें हमें कुछ नहीं गिवन हो ट्रांसमिशन लाइन के लिए तो वो लॉसलेस लेकर के चलना होगा हमें बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो जब कुछ नहीं गिवन हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये यूज में लेंगे हम। क्यों? क्योंकि ये आइडल ट्रांसमिशन लाइन का केस है। आइडल कैसे? हम ये तो चाहेंगे ना किसी ट्रांसमिशन लाइन में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी प्रोपेगेट हो रही हो तो कोई लॉस ना हो। हालांकि प्रैक्टिकली कुछ लॉस होता है, लेकिन जब कुछ नहीं हो बाय डिफॉल्ट तो हम आइडलिटी लेकर के चलते हैं, इसलिए बाय डिफॉल्ट के केस में ये केस लेकर के चलेंगे। ये इनपुट इम्पिडेंस का एक्सप्रेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट आगे के लिए, अब ये याद रखना है हमें, ठीक है। यहाँ पे बीटा एल का मतलब क्या है? बीटा एल में से एल तो है फिजिकल लेंथ, बीटा इंटू एल क्या हो जाती है? इलेक्ट्रिकल पाथ लेंथ। मीन्स इतनी लेंथ कवर करने पर कितना टोटल फेज में चेंज आ रहा होगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली हम एल के अकॉर्डिंग टेन बीटा एल की वैल्यू आ जाएगी, मतलब एल के अकॉर्डिंग बीटा एल आएगा, बीटा एल के अकॉर्डिंग टेन आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, पॉजिटिव नेगेटिव, थर्ड में आता है, फोर्थ में आता है, अकॉर्डिंगली वैल्यूज चेंज होकर आएंगी। मीन्स एल पर डिपेंडेंट है, लोड इंपिडेंस पर डिपेंडेंट है, जेड का फंक्शन है, ट्रांसमिशन लाइन जो यूज में ले रहे हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस पर डिपेंडेंट है, इसलिए हम बोलेंगे सिस्टम डिपेंडेंट पैरामीटर है। हमने फर्स्ट सिस्टम डिपेंडेंट पैरामीटर डिस्कस कर लिया है, इनपुट इंपिडेंस। इनपुट इंपिडेंस मतलब हमारे सिस्टम में जो सोर्स से हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर सिग्नल के लिए, इस सिस्टम के लिए, तो उसका इनपुट वाले टर्मिनल्स पर कितना इंपिडेंस बनकर के आ रहा है, वो है इनपुट इंपिडेंस। चलिए हम इसके अलावा और भी कुछ सिस्टम डिपेंडेंट पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर्स में। फिर हम कुछ स्पेशल केसेस में अलग अलग लेंथ की ट्रांसमिशन लाइन के लिए या अलग अलग लोड के लिए वो कैसे चेंज होंगे, वो स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे, लेकिन आने वाले लेक्चर्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले सिस्टम डिपेंडेंट पैरामीटर की डेफिनेशन और उसके एक्सप्लेनेशन और क्या फॉर्म बन के आता है उसके साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।